नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल द क्लासरूम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, 9th क्लास का 10th चैप्टर है ये। हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या स्पीड चेंज करने के लिए किसी न किसी फोर्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सभी प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। इसी तरह जो मून है हमारी अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे सपोज इसको अगर मैं छोड़ दूं तो यह नीचे की तरफ गिरेगा, तो इस पे भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो इसको मूव करवा रहा है। अब या यूं कहें कि ये जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स है जो इसको खींच रहा है। अब सपोज हम कोई रस्सी है और उससे कोई ऑब्जेक्ट या यूं कह लें कि एक पत्थर को हमने बांध लिया और उसको हम इस तरह से रोटेट करते हैं हमारे चारों तरफ, और वह रोटेट करता रहेगा जब तक हमने उसको पकड़ के रखा है। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वह एक डायरेक्शन में चला जाएगा। एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा था। और वह किस डायरेक्शन में चला जाएगा? टेंजेंट की डायरेक्शन में। टेंजेंट क्या होता है? सपोज एक सर्कल है, एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करती है, उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। यह क्या है? इस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, यह क्या है? टेंजेंट। या यूं कह लें एक सर्कल के बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, ये क्या है? इस पे टेंजेंट। अगर ये लाइन खींच दे, इसको यहाँ टच कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं? टेंजेंट। तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा? टेंजेंट की डायरेक्शन में। लेकिन हमने देखा है कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ लगातार रोटेट करते जा रहा है। इस तरीके से तो अगर अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है तो मून को गिर जाना चाहिए था, अर्थ से टकरा जाना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि उसके लिए एक और फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मून है या कोई भी प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, या मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, उस रोटेशन के लिए या उस मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यह हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। अगर यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो मून जो है अर्थ से टकरा जाएगा। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, इसको बोलते हैं, या फिर सेंटर सीकिंग फोर्स भी इसको हम बोल सकते हैं। इस सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहां से रहा है? यह फोर्स आ रहा है अर्थ से, यानी कि मून जब रोटेट करता है तो अर्थ मून पर कोई ना कोई फोर्स लगा रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट। यानी कि सपोज इस ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ें तो ये अर्थ की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई देता है। तो क्या ऐसा है कि केवल अर्थ ही इस पर फोर्स लगा रही है? क्या ये ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगा रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो ऑब्जेक्ट है यह भी उतना ही फोर्स लगा रहा है अर्थ पर जितना कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, लेकिन इसका जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसलिए अर्थ जो है इसकी तरफ हमें मूव करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट है यह अर्थ की तरफ मूव करता हुआ हम देख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ग्रेविटेशन, यह जो फोर्स अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है या इसको
क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है, दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance joining the center of two object। ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वह एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और वह जो फोर्स होगा वह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, उनके द्रव्यमान के प्रोडक्ट या उनके गुणा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। सपोज इसका मास है m, इसका मास है स्मॉल m। अब इनके बीच में जो फोर्स होगा ना वो क्या होगा, सपोज इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। अब जो इनके बीच में फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट और द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। तो हम कह सकते हैं जो फोर्स होगा वो क्या होगा, m इंटू एम बाई डी स्क्वायर। अब जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अगर इसको हम रिमूव करें तो इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, एक कांस्टेंट g m इंटू एम बाई डी स्क्वायर। यह जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, इसको क्या बोलते हैं, द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल, या यूं कहें कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, जी की अगर वैल्यू निकालें तो डी इधर चला जाएगा, एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम। सबसे पहले इसकी यूनिट देखते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, नीचे मास की क्या होती है, किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर कह सकते हैं, या यूं लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, यहाँ किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट, सपोज अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ के नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वह तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हम ले सकते हैं। अर्थ का मास की वैल्यू पुट करें तो जी की वैल्यू जो आती है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यह इसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमारा अगला टॉपिक है
इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या यूं कहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। एक तो क्या करता है यह फोर्स, हमें अर्थ से बांधे रखता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हम हवा में या यूनिवर्स में उड़ने लग जाएंगे। तो यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमें अर्थ से बांधे रखता है। दूसरा है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अगर अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो मून एक इसके अराउंड रोटेट ना करके एक डायरेक्शन में चला जाएगा, ये कहें या तो इसे टकरा जाएगा या फिर इससे दूर चला जाएगा। थर्ड, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो प्लैनेट्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड रोटेट कर पाते हैं। अगला, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं सी में, वो भी किसके कारण होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। हमारा अगला टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज इसको अगर यहाँ से छोड़ दें या किसी भी हाइट से छोड़ दें तो यह सीधा नीचे गिरने लगेगा, और इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमने पढ़ा था ये नीचे किसके कारण गिर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, सिर्फ वह ग्रेविटेशनल फोर्स के रीजन से अगर नीचे गिरता है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। यानी कि यह ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्री फॉल। जब इस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। यानी कि अगर इसको नीचे की तरफ फेंकें तो इसमें एक और फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स भी लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है। लेकिन फ्री फॉल कब बोलेंगे? जब यह ऑब्जेक्ट किसी दूसरे एक्सटर्नल फोर्स, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और तब ये गिर रहा है अर्थ की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। तो अब देखो, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यह सीधा गिरेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो यह सीधा गिरेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो वो क्या करता है? एक्सेलरेशन। अब जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। लेकिन इसकी जो स्पीड है, या कहें कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों हो रही है वेलोसिटी चेंज? अब सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां था, ये हमारी अर्थ है। अब इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अब जितनी कम डिस्टेंस होगी फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा फोर्स होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, चेंज होगी, उतनी ज्यादा चेंज होगी। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अर्थ के नजदीक आएगा तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है वह कम होती चली जाएगी, फोर्स बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। यानी कि वह ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो वह क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। और इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह एक्सेलरेट कर रहा है इसको, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पहले जब पढ़ रहे थे हम, उसमें एक्सेलरेशन को किससे डिनोट कर रहे थे? ए से। क्योंकि यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन है ये भी एक्सेलरेशन ही, वह किसी और दूसरे फोर्स के कारण एक्सेलरेशन था,
यह एक्सेलरेशन किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण, इसलिए इसको जी से डिनोट कर देते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि है तो ये एक्सेलरेशन ही। अब जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये ऑब्जेक्ट मान लो फ्री फॉल कर रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तब हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? m इंटू जी। एक ही जगह क्या पुट कर सकते हैं हम? g। और अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़ा था वह क्या था? g m इंटू एम बाई डी स्क्वायर, यही पढ़ा था। तो अगर यह फोर्स निकालें हम, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा? अब फोर्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं? एम जी, इसके इक्वल हो जाएगा जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। अब देखो यह जो मास है ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट है वह अर्थ की तरफ गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो मास है सपोज m है, और अर्थ का जो मास है सपोज कैपिटल M है, इसके कंपैरिजन में, अर्थ के मास के कंपैरिजन में यह जो मास है वह नेग्लिजिबल है, तो इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस है इनके बीच में, उसको अगर अर्थ सरफेस के नजदीक है कोई ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ r। तो अब एम जी क्या हो जाएगा? ये यूं कह लें कि इस मास को तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये यूं भी लिख सकते हैं इसको। अब इस एम से एम को नेग्लेक्ट कर देंगे तो जी किसके इक्वल हो जाएगा? एम बाई डी की जगह क्या लिखे हम? आर, आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब देखो अगर इनकी वैल्यू पुट करें हम, यहां जी की वैल्यू क्या बताई थी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही बताई थी। और मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 इंटू 6 10⁻24। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है? 6.4 इंटू 10⁻6। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो जी की जो वैल्यू है वो अप्रोक्स आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम कहें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, 3 इक्वेशन थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यह क्या हो जाएगी इस केस में? अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है या उसको फेंक रहे हैं, अब अगर यहाँ ग्रेविटी को मेजर करते हैं या मेंशन करते हैं, तो यह इक्वेशन क्या हो सकती है? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। जहां जहां a था एक्सेलरेशन, अब क्या ले लेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यह क्या हो जाएगी? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यह क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS। अब इसी पे बेस्ड एक इक्वेशन न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्या कर रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू a height of 10 meter. Calculate velocity with which the object is thrown upward and the time taken by the object to reach the highest point. ये कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह कितने ऊपर तक जाता है? 10 मीटर तक। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक तो वह वेलोसिटी फाइंड करनी है जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, और क्या करना है? टाइम
कैलकुलेट करना है कि वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लेता है। अब सपोज यहां से कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, तो कोई ना कोई एक हाईएस्ट पॉइंट होगा जहां वह एक बार रुक जाएगा और फिर वह वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि नीचे से फेंका, यहां तक गया, एक बार रुका और फिर वहां से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। तो वह वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और यहां से इसने कितनी डिस्टेंस कर ली? 10 मीटर। अब क्या निकलना है? एक तो वेलोसिटी की किस वेलोसिटी से है फेंका गया है, तो इसमें क्या क्या हमारे पास दिया गया है? एक तो डिस्टेंस दे दी, कितनी? 10 मीटर। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, कितनी है, किस वेलोसिटी से फेंका गया है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? अब देखो इस पॉइंट पर जाकर एक बार रुक जाएगा, वही तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v। यहां v क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। हमारे पास s है, u है, v है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? यह क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। g की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तब तो एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में कर रहा है? ऊपर की तरफ, तो तब g की वैल्यू क्या लेंगे? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ। अब v तो 0 है, अब माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू -9.8 इंटू s 10। अब माइनस से माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा ये? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 196। और u कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा 196। u इज इक्वल टू किसका स्क्वायर रूट है? ये 40 का, मीटर पर सेकंड। अब ये ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से फेंका गया था? 14 मीटर पर सेकंड से। इस वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया था। अब और क्या निकालना हमें? और निकालना है इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है। वो टाइम कैसे निकालेंगे? अब क्या क्या है हमारे पास? u है, v है, s है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v अगर t निकालें यहाँ से तो किसके इक्वल हो जाएगा? u को इस तरफ लेके आएंगे, v तो 0 है, माइनस u अपॉन g इज इक्वल टू टी। माइनस ये भी माइनस में था, माइनस से माइनस, u की वैल्यू कितनी है? 14। और हमारे पास g की वैल्यू कितनी है? 9.8। तो यह आ जाएगा लगभग 1.43 सेकंड। ये क्या आ जाएगा? टाइम। इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? 1.43 सेकंड।